भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा नाम है जिनकी एक आवाज पर ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियादें हिल जाती थी। वो नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरी दुनिया ने नेताजी कहकर पुकारा। आज हम उनकी और उनकी बनाई सेना आजाद हिंद फौज की वो असाधारण कहानी जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो जिन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से जानता था। ऐसा क्या हुआ कि उनका रास्ता कांग्रेस की राजनीति से एकदम अलग हो गया, और कैसे उन्होंने 7 समंदर पार भारत की आज़ादी के लिए एक पूरी की पूरी सेना खड़ी कर दी। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत आप जानते हैं उसकी जड़ों से होती है। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी प्रेरणाएं थी जिन्होंने एक साधारण सुभाष को नेताजी बना दिया। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष के विचारों पर 3 बड़ी शक्तियों का गहरा असर पड़ा। एक तरफ थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक ताकत से रूबरू कराया। दूसरी तरफ थे अरविंद घोष, जिन्होंने उनमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की आग जलाई। और फिर थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु बने और उन्हें राजनीति की राह दिखाई। जरा सोचिए, साल 1920 एक नौजवान आईसीएस जैसी सबसे मुश्किल परीक्षा में चौथा स्थान हासिल करता है। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी और गुलामी उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तो अगले ही साल 1921 में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और सीधे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, और इसी वजह से उन्हें पहली बार 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। और बस यहीं से उनके असली राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी बुलंद आवाज बनकर उभरे जो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। ये बात 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में खुलकर सामने आई। देखिए, उस वक्त नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी, जिसका मतलब था ब्रिटिश राज के अंदर ही अपना शासन। लेकिन बोस ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, हमें ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वाधीनता। जब उन्हें लगा कि देश के अंदर रहकर रास्ते बंद हो रहे हैं, तो बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि आज़ादी की ये लड़ाई अब भारत की सरहदों के बाहर लड़ी जाएगी। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल था 1940। कलकत्ता में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर रखा था, लेकिन वो जियाउद्दीन खां नाम के एक पठान का भेष बदलकर वहां से निकल भागे। सोचिए, कलकत्ता से दिल्ली, फिर पेशावर, काबुल और रूस, इन सब खतरनाक रास्तों से होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी पहुंचकर भी वो एक पल के लिए नहीं रुके। उन्होंने वहां इंडिया इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की, आजाद रेडियो शुरू किया जो 7 भारतीय भाषाओं में आज़ादी का पैगाम सुनाता था। और तो और, उन्होंने 4000 भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करके इंडियन लीजन नाम की एक सैन्य टुकड़ी भी तैयार कर ली। अगर आपको लगा कि जर्मनी पहुंचना ही कमाल था, तो रुकिए, कहानी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ तो अब आने वाला था। वो एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए और पूरे 90 दिनों तक अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर के रास्ते जर्मनी से जापान पहुंचे। ये हिम्मत और दृढ़ संकल्प का एक अविश्वसनीय कारनामा था। तो उस खतरनाक सफर के बाद नेताजी आखिरकार एशिया पहुंच गए, और यहाँ आज़ादी की एक और मशाल पहले से जल रही थी। यहीं पर उन्होंने उस सेना की कमान संभाली जिसे आज पूरी दुनिया आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानती है। वैसे ये जानना जरूरी है कि आज़ाद हिंद फौज की जमीन पहले से तैयार हो रही थी। इसकी शुरुआत हुई मार्च 1942 में, जब टोक्यो में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। फिर बैंकॉक में एक सेना बनाने का फैसला हुआ, और आखिरकार 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 4 जुलाई 1943। सिंगापुर के मैदान में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान पूरी तरह से सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, और इसी दिन से सुभाष चंद्र बोस बन गए नेताजी। लेकिन नेताजी यही नहीं रुके। सेना तो थी, पर एक सेना को एक सरकार की भी जरूरत होती है। तो अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी, यानी आज़ाद भारत की पहली अस्थायी सरकार।
वो खुद इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनापति बने। और ये कोई मामूली ऐलान नहीं था। जापान और जर्मनी समेत दुनिया के 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी। अब सरकार बन चुकी थी, सेना तैयार थी और मकसद सिर्फ एक था, दिल्ली। नेताजी ने नारा दिया, चलो दिल्ली, और भारत की आज़ादी के लिए आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। और फिर एक्शन शुरू हुआ। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा किया और उन्हें नया नाम दिया, शहीद और स्वराज द्वीप। और फिर 18 मार्च 1944 को वो ऐतिहासिक पल आया जब फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा और कोहिमा में तिरंगा फहराया। देखिए, दोनों के रास्ते अलग थे, विचार अलग थे, लेकिन नेताजी के दिल में गांधी जी के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा। लड़ाई के मैदान में भले ही फौज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में एक नई लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, दिल्ली के लाल किले के अंदर। अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को पकड़ लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, पर यह दाव अंग्रेजों पर ही उल्टा पड़ गया। इस मुकदमे ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी और चीज ने किया हो। इसने पूरे देश को एक कर दिया। भूला भाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू जैसे देश के सबसे बड़े वकील इन सैनिकों के बचाव में उतर आए। और सबसे बड़ी बात, जवाहरलाल नेहरू, जो बोस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे, उन्होंने भी सालों बाद वकील का कोट पहनकर इन सिपाहियों का बचाव किया। ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन गया। नेताजी का पूरा जीवन किसी महागाथा की तरह था, साहस, संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ। लेकिन इस महागाथा का अंत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए उनकी विरासत को याद करते हुए अपनी याददाश्त को भी थोड़ा परखते हैं। जो आधिकारिक कहानी बताई जाती है वो ये है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी शहादत हुई, लेकिन इस पर सवाल हमेशा उठते रहे। यही वजह है कि उनकी मृत्यु की सच्चाई जानने के लिए समय समय पर सरकारें जांच आयोग बनाती रहीं, जैसे 1956 में शाहनवाज आयोग, 1970 में खोसला आयोग और 1999 में मुखर्जी आयोग। पर रहस्य आज भी कायम है। तो आज हमने नेताजी के सफर के कई अहम पड़ावों को देखा। अब जब इतना कुछ जान लिया है तो एक छोटा सा सवाल तो बनता है, क्या याद है वो कौन सा अधिवेशन था जहां बोस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करके कांग्रेस की पूरी राजनीति में हलचल मचा दी थी? ऐसे कई सवालों के जवाब नेताजी की विरासत में ही छिपे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये साहस, संकल्प और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम की एक मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।